नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में एज इट इज, जैसा मैंने आपको कहा था कि चैप्टर वाइज, चाहे वो बेसिक साइंस का चैप्टर हो चाहे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर हो, तो हर एक एक चैप्टर वाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, 100+ MCQ। और ये जो 100+ MCQ होंगे, जिसको कराने का तरीका अगर आपने देखा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 100+ MCQ के 3 क्लासेस अपलोड किए हुए हैं, पहला, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अगर आपने इसको नहीं देखा है, एक बार जा करके विजिट करिएगा, केवल पार्ट 1 देखिए। और मैं बस कहता हूं आप 10 मिनट तक, या आज के ही वीडियो में अगर आप 10 मिनट रुक जाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन की क्वालिटी और चीजों को कैसे एमसीक्यू के फॉर्म में करना चाहिए खुद भी। तो पूरा 360 डिग्री में हम लोग एक एक सवाल को लेकर के घूमेंगे। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब इन्वायरमेंट भी, जैसे कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा और इन्वायरमेंट भी चलेगा, ठीक है। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 50 क्वेश्चन और मुझे कराने हैं, 50 से प्लस हो सकते हैं, मतलब पूरा चैप्टर के ही एमसीक्यू कराने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। फिर इन्वायरमेंट भी आपका 50% कवर हो जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। फिर हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों का टारगेट है। और देखिए इन्वायरमेंट को किस प्रकार से मैंने करवाया। इन्वायरमेंट क्लास 1 1 घंटे 25 मिनट की ये क्लास थी। क्लास नंबर 2 देखा होगा आपने, 1 घंटा 23 मिनट की क्लास है। क्लास नंबर 3 1 घंटे 10 मिनट। भाई ये जो आपको ये क्लास जो दिख रहा है ना यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्लास आप 9th और 10th जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, ये आपको, यानी कि मेनली 10th की एनसीईआरटी की बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो आपका पूरा कवर यहाँ पे करा दिया गया बहुत शानदार वे में, पूरा का पूरा थ्योरी। और आपको नोट्स भी बना करके, आपको 50+ पेजेस की नोट्स है, शायद मुझे एग्जैक्ट पेजेस याद नहीं है, कब कवर कराया गया। चौथा क्लास में मैंने आपको पूरा क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसमें ग्रीन हाउस गैस, ओजोन वगैरह सारा चीज आपको कराया गया है। फिर आपका इन्वायरमेंट में जो आपका बीओडी के बारे में एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी कराया गया। ये तो रहा भाई, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखे होंगे, अभी मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा, लेकिन चीजों को समझिए। डायरेक्ट एमसीक्यू में कूदना कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर सही है। यहाँ आपको करने में आपको समय कितना लग जाएगा, 4 घंटे की एक क्लास हो गई। इसके बाद इधर हो गया 1 घंटा इधर, और मतलब ये कुल मिलाकर के 6 घंटा आपको मैंने इन्वायरमेंट में केवल थ्योरी करवाया है। समझ में आया भाई। और अब हम लोग चलेंगे कम से कम अच्छे 100+ क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार, जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जो पूछे की संभावनाएं होंगी वो भी करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें और भी कोर्स में 2-3 क्लासेस और मैं अभी ऐड करने वाला हूं, ठीक है। अब बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट ही रहेगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन की क्वालिटी समझिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो सवाल बहुत शानदार है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विथ देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड। इंटमोलॉजी, इकोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या इथोलॉजी। भाई तो चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं। पहले इसका अर्थ क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, आप जो पढ़ने वाले हैं या आप जो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं पर्यावरण को, तो पहले पर्यावरण जो शब्द आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट जो आप शब्द को देख रहे हैं, क्या इसका मीनिंग आपको क्लियर है, पहले ये बताइएगा। बाद में उस सवाल पे आएंगे। देखिए यहीं से सवाल आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए जब बात कर रहे हैं पर्यावरण, तो ये जो शब्द है आपका एक फ्रेंच शब्द, ठीक है ना, फ्रेंच शब्द ENVIRON, इन्वॉर्न, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, ठीक है। तो फ्रेंच का जो एक शब्द है इन्वॉर्न से ही आपका आया है इन्वायरमेंट। और इस फ्रेंच में इस इन्वॉर्न का जो अर्थ होता है, वो अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग कहने का मतलब हिंदी में आसपास। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं पर्यावरण के बारे में। देखिए जब बात करते हैं पर्यावरण को, तो पर्यावरण को आप तोड़िए 2 शब्दों में, परिजोड़ आवरण, ठीक है। परिजोड़ आवरण, इसका मतलब क्या है समझिए। परि मतलब क्या है, परिधि, पेरीमीटर, यानी कि चारों ओर आपके, ठीक है ना, चारों ओर आपके। आवरण मतलब क्या है, कोई चीज से आप कवर है, ठीक है। क्या है भाई, कवर है, मतलब घिरे हुए हैं। तो आप एक बात बतलाइए, आप जहां पर भी अभी बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, डजेंट मैटर, कहीं भी अगर आप बैठे होंगे,
तो अब आप अपने चारों तरफ देखिए कि किससे घिरे हुए हैं। तो आप अगर रूम में बैठे होंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके रूम में एक बेड होगा, टेबल होगी भाई, ठीक है, चेयर भी होगी साथ के साथ, और कई सारे आपको इंसेक्ट कीड़े भी देखने को मिल रहे होंगे, मॉस्क्यूटो होंगे, ठीक है ना, आपको मक्खियां भी देखने को मिल रही होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अलावा और भी कई सारे क्या है भाई, गैसेस आपको रूम में मिल रही है। कुल मिलाकर के क्या समझ में आया, ये जो आपका बेड हो गया, ये जो आपका चेयर हो गया, ये सभी क्या है आपका भाई ये क्या हो गया आपका निर्जीव। ये क्या हो गया आपका निर्जीव, यानी ये क्या हो गया भाई नॉन लिविंग। और आप हो गए इंसेक्ट हो गया, ये सभी क्या हो गया भाई आपके लिविंग यानी कि सजीव, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये समझ में आई कि जो आप थे, आप किससे घिरे हुए भाई, तो आप जो घिरे हुए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से और निर्जीव ऑर्गेनिज्म से। तो पर्यावरण का अर्थ अब आपको समझ में आया। पर्यावरण मतलब चारों ओर आप जो घिरे हुए हैं, तो चारों ओर किससे घिरे हुए हैं भाई, पर्यावरण का मतलब ये कि सजीव और निर्जीव से, चारों ओर सजीव और निर्जीव से क्या है भाई आप घिरे हुए हैं। सजीव और निर्जीव से चारों ओर जो घिरे हुए हैं उसी को हम लोग कह रहे हैं पर्यावरण। क्लियर हुआ, समझ में आया। पर्यावरण को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा पर्यावरण को, कि सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग से चारों ओर से जो घिरे हुए हैं, इसी को आप क्या कह रहे हैं, पर्यावरण कह रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण का मतलब क्या है, परिजोड़ आवरण, परि मतलब चारों ओर, परिधि, ठीक है, और कवरिंग, तो चारों ओर यानी चारों ओर किससे, सजीव और निर्जीव से क्या है भाई घिरे हुए हैं, यही हो गया एक पर्यावरण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द हम लोग यहाँ पे सीखना चाहेंगे, जिस शब्द का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी इंग्लिश शब्द है इकोलॉजी, और इसको हम लोग इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी। अब इसका अर्थ भी समझिए। पहले तो यहां से जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला कि आपका सवाल पूछा जाएगा जो इकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, अर्नेस्ट हैकल ने ये शब्द दिए है। दूसरा सबसे अच्छा सवाल आपका जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस इकोलॉजी के जनक के बारे में, तो इस इकोलॉजी के जो जनक है वो कौन है भाई, रेटर है, ठीक है, REIT है, रेटर है। और दूसरा एक और आपका फैक्चुअल पूछा जाता है, इंडियन इकोलॉजी के जनक, इंडियन इकोलॉजी के जनक का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो नाम याद रखिएगा। पूछा गया ये तीनों के तीनों सवाल प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी है, ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। भाई अब आप समझ में, आपको ये नहीं आ रहा होगा सर इकोलॉजी हम कहते हैं किसको, पहले समझिए। 3 सवाल आपके, इसके शब्द देने वाले व्यक्ति है अर्नेस्ट हैकल। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, मैं नोट्स में आपका डेट भी मेंशन किया क्योंकि ये डेट भी पूछा गया है। 1869 में इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है ना। इसके जो जनक हुए भाई रेटर साहब है, इंडियन जो है इकोलॉजी के जनक तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। ये कुल मिलाकर के फैक्ट वाली बातें हो गई। अब हमें ये समझना है कि इकोलॉजी का मतलब क्या है, तो समझिएगा। देखिए इकोलॉजी को अगर मैं अपने शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ, बहुत ज्यादा मैं किताबी भाषाओं में नहीं जाऊंगा, तो इकोलॉजी शब्द को मैं अगर डिफाइन करूं, तो जितने भी जीव है, ठीक है, जीव में आपका क्या आ जाएगा भाई, सजीव भी आ जाएगा एंड निर्जीव भी आ जाएगा, ठीक है, सजीव भी आएगा और निर्जीव भी आएगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। एंड इसी से तो घिर करके पर्यावरण का निर्माण होता है ना, इसी से घिर करके तो पर्यावरण का निर्माण होता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच, या फिर सजीव और निर्जीव जब आपस में मिलते हैं, तो जो पर्यावरण मिलते हैं, तो आपस में क्या मिलते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं, एक संबंध बनाते हैं, यानी कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होती है। और इसी सजीव और निर्जीव के बीच, यानी कि जो पर्यावरण क्रिएट हुआ सजीव और निर्जीव के मिलने से, संबंध बनने से, उसी को आप क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया, यानी कि जो आपसी संबंध बना किसके बीच में, जीव के बीच में, निर्जीव और सजीव, यानी कि एक पर्यावरण बन गया। तो आप ऐसे भी किताबों में देखने को मिलेगा, जीव और पर्यावरण के बीच जो एक संबंध बनता है। जैसे कि ऐसे समझिए ना भाई, मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूं तालाब की भाई, ठीक है, यानी कि क्या हो गया भाई, पॉन्ड।
तो पॉन्ड में अगर आप तालाब में देखेंगे इस प्रकार से क्या है भाई, पानी है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, आपका पानी है। पहली बात तो ये हो गया आपका पानी। क्लियर है भाई, ठीक है सर। दूसरी चीज, आपको इसी तालाब में कई सारे आपको क्या मिलेंगे भाई, बालू यानी कि सैंड भी मिलेगा, छोटे छोटे आपको स्टोन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मछलियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। आप इसके अंदर आ गए हैं, कोई वृक्ष भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है, जो ये आपके इंसेक्ट हो गए, ये जो फिक्स है, कोई व्यक्ति तैर रहा है, ये आपका ट्री, ये सभी क्या हो गए भाई आपके, ये सभी आपके हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव हो गए। लेकिन अब आगे बात कर ले हम लोग, तो ये जो आपके स्टोन है, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो सैंड है, पानी के अंदर क्या है भाई, गैस भी है, तभी तो ये मछली जिंदा है, यानी कि गैसेस है। तो ये सभी कुल मिलाकर ये क्या है, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सभी क्या है, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक बात बतलाइए, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को, ठीक है, इस व्यक्ति को देख लीजिए, या फिर आप इस जीव को देख लीजिए, या इस मछली को देख लीजिए। ऑक्सीजन चाहिए, गैस चाहिए, तो सजीव और निर्जीव के बीच एक संबंध बन गया। तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं भाई, इकोलॉजी कर रहे हैं। यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं, पहले हमें यह बताइए, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। जो पहला सवाल आपका जो पूछा गया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। देखिएगा सवाल का जवाब मैंने कैसे निकाला है। यहां सवाल क्या पूछा गया था, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ, जानवर भाई, जानवर क्या हो गए आपके, सजीव हो गए। क्या हो गए, जानवर आपका जानवर कहने का मतलब क्या है भाई, सजीव ही हुआ ना, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उनके पर्यावरण के साथ, उनके पर्यावरण के साथ मतलब सजीव के साथ क्या एक होगा भाई, निर्जीव उपस्थित होगा। पर्यावरण मतलब क्या है, सजीव और निर्जीव का ही एक आपका कवरिंग बन जा रहा है, एक लेयर बन जा रहा है, उसको इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध, देखिए बोला गया, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो जो जीव है यानी कि सजीव हो चाहे निर्जीव के साथ, जब आप एक संबंध, एक इंटर रिलेशन बोल सकते हैं, एक अच्छा शब्द इंटर रिलेशन यानी आपसी संबंध जब स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आपको अभी मैंने बताया उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसका जवाब आ गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके अलावे मैंने आपको क्या बताया, देखिए इकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है ना। चलिए इसको मैं आपको पहले दिखाता हूं। देखिए इसको बोला जाता है जादू। जादू क्यों बोला जा रहा है ना भाई, कंटेंट देखिएगा ना तो आपको खुद मजा आ जाएगा। देखिए ये तो रहा पर्यावरण का डेफिनेशन यहाँ पे। इसके बाद ये तो मैंने पूरा अपना सिलेबस बताया कि इन्वायरमेंट में कैसे चीजें चलेगी। अभी यहाँ पे देखिएगा इकोलॉजी के बारे में। देखिए इकोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक तथा जैविक अजैविक के बारे में हम आके आपको समझाएंगे, ठीक है ना। समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम, ये हम आगे अभी आपको बताएंगे जब इकोसिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी है। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो पहले इसको मैं ग्रीन येलो से जो किया इसको हाईलाइटेड हटा दूं भाई, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है ना। और कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी मेहनत से और काफ़ी रिसर्च करके मैंने इसको तैयार किया है भाई। और अभी आपको एकदम घबराना नहीं है। जो यहाँ पे ये शब्द आपको जो देखने को मिल रहा है, ये वाली इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले अब हम इकोसिस्टम पहले समझ लेते हैं, या पहले ये सवाल आपका क्लियर हो गया ना, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने शब्द का प्रयोग किया 1869 में, जनक है रेटर साहब, और इंडियन इकोलॉजी के जनक तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। यहां तक सब चीजें क्लियर है। चलिए भाई स्पेस बना लिया जाए। देखिए नोट्स को तभी आप समझ पाएंगे जब हमारा एप्लीकेशन में आपने क्लास किया है, ये सारा क्लासेस, ठीक है ना। 6 घंटा अगर आपने समय दिया तो। चलिए अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल आपको आ ही गया है, जिसके लिए आपको जरूरी है इकोसिस्टम समझना। चलिए पहले अभी सवाल सुनिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। तो भाई पहले समझ में आना चाहिए अबायोटिक अजैविक घटक क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए अभी मेन आप जब भी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, तो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द। पहला शब्द तो जो आपका चैप्टर है इन्वायरमेंट, ENVIRON, इन्वायरमेंट, इस शब्द को बहुत भली भांति आपको समझ में आना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट।
दूसरा आपको मैंने समझाया इकोलॉजी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिकी। चलिए ठीक है साहब, ये भी आपको समझ में आ चुका है। एनवायरमेंट क्या है, जिससे आप घिरे हुए हैं, सजीव और निर्जीव से क्या है भाई, घिरे हुए, सजीव एंड निर्जीव से क्या है भाई, आप घिरे हुए, सजीव और निर्जीव से चारों ओर क्या है भाई, जिससे घिरे हुए हैं उसी को आप पर्यावरण कहते हैं। और सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच संबंध जो बनता है, या उसके बीच जो संबंध बना है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, पर्यावरण की एक शाखा है इकोलॉजी। इसके बाद एक और आपका शब्द आता है इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को इंग्लिश में हम लोग इकोसिस्टम कर रहे हैं, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ध्यान से समझिएगा इकोसिस्टम के कंसेप्ट को। देखिए, इकोसिस्टम को समझने से पहले मैंने आपको जो इकोलॉजी में दो शब्द आपको बताया, सजीव और निर्जीव, ठीक है, जो है आपका सजीव और निर्जीव, ठीक। अब इसको एक और इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में बहुत अच्छे तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बायोटिक, ठीक है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं जैविक घटक, और निर्जीव को ही कहा जाता है अबायोटिक, यानी कि अजैविक घटक। तो इतना आपको समझ में आ गया सर, कि जब भी मैं जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट कहूँ, या अबायोटिक या फिर अजैविक घटक कहूँ, मतलब बायोटिक मतलब वो है भाई सजीव, और अबायोटिक मतलब क्या है, निर्जीव, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो इकोलॉजी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जो आपकी इकोलॉजी जो आपने देखा, ये क्या है भाई, या तो आप कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच जो आपसी संबंध क्रिएट होता है, और उस आपसी संबंध का जो अध्ययन करते हैं, उस कहाँ करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध स्टैब्लिश्ड होती है, उसका अध्ययन हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। तो इकोलॉजी का आपने क्या देख लिया भाई, दो घटक है, दो कंपोनेंट है, एक है आपका अबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। बायोटिक में क्या है भाई, सजीव चीजें है, जैसे कि जितने भी जीव जंतु हो गए, ठीक है, वृक्ष आ गए आपके इसके अंदर आप भी आ गए, यानी मानव, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। बायोटिक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बता अबायोटिक मतलब क्या है। तो देखिए, जब हम अबायोटिक को अगर पढ़ना चाहें, अबायोटिक कंपोनेंट को, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अबायोटिक कंपोनेंट को मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटूंगा, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट को मैं यहाँ 3 कैटेगरी में बांटने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहीं से भी यहां से सवाल आपका बनेगा इसके डिवीजन से। देखिए, अबायोटिक के 3 कंपोनेंट है, एक है आपका भौतिक, क्लियर है भाई, भौतिक घटक, दूसरा है अकार्बनिक, और तीसरा है आपका कार्बनिक घटक। क्लियर है, समझ में आया यहां तक। चलिए देखिए, भौतिक घटक मतलब क्या, यानी कि ऐसे समझिए कि जो आपका जलवायु से संबंधित है, ठीक है, या फिर नेचुरली जो है आपका प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया। तो ऐसे समझिए, अबायोटिक को मतलब क्या हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग, अजैविक, मतलब जो सांसें नहीं लेती है। तो सूर्य क्या सांस ले रही है, नहीं ले रही है। आपका स्थल मंडल हो गया, ठीक है, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, आपके जल मंडल हो गया। तो भाई जल मंडल मतलब क्या है, पहले ये बताइए। स्थल मंडल क्या है, पूरा लैंड जहां हम रह रहे हैं। वायुमंडल जहां पे पूरा आपका आसमान, चंद्रमा, या जहां पे गैसेस उपस्थित है। जल मंडल आपका समुद्र हो गया। तो क्या समुद्र, पानी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक कंपोनेंट है, नहीं अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक में भी ये किस घटक के अंदर आएगा, तो भौतिक के अंदर आएगा। चलिए, अकार्बनिक घटक जिसमें क्या है भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम लोग कह रहे हैं। इनऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, जैसे कि मृदा यानी कि सॉइल हो गया, आपका मिनरल्स हो गया यानी कि खनिज हो गया, आपके रॉक्स यानी कि आपके जो चट्टान है, माउंटेन है, एक्सेट्रा, ये सभी आपके क्या है, अबायोटिक है। लेकिन अबायोटिक में अकार्बनिक घटक के कंपोनेंट के तहत हम लोग देखेंगे। और कार्बनिक घटक मतलब क्या है, जिसमें कार्बन उपस्थित है। जैसे आप खा रहे होते हैं भाई, आलू खा रहे हैं, तो आलू के अंदर क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया।
एग खा रहे हैं, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। पनीर खा रहे हैं, प्रोटीन है। फैट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, यूरिया, ये सभी क्या है, आपके कार्बनिक घटक है। ये सभी क्या है, आपके कार्बनिक घटक। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको सवाल पूछ दिया जाएगा, रॉक्स, चट्टान, स्थल मंडल, या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ये आपका कौन से कंपोनेंट का उदाहरण है या एग्जाम्पल है। तो मैं अगर जस्ट आपसे पूछ लूँ वसा के बारे में, ठीक है, यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं फैट, यानी कि जो आप वसा है ना, जो आप खाते हैं, जो फैटी चीज जो आप खा रहे होते हैं, फैट, ये फैट किसका उदाहरण है, हमें बताइएगा। तो भाई फैट आपको पता है सर, ये एक निर्जीव है। पहली बात, निर्जीव है यानी कि ये अबायोटिक है। ये क्या है, अबायोटिक है। अब अबायोटिक के अंदर किस घटक के अंदर आता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कार्बनिक घटक के या फिजिकली कंपोनेंट के तहत, या फिर कार्बनिक घटक। तो आप क्या बोलेंगे, कार्बनिक घटक के अंदर। यहां तक चीजें क्लियर है, पहले ये बताइएगा। ठीक है साहब, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत है, पहले ये बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझिए, जो मैंने आपको इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया था, इकोसिस्टम में आऊंगा भाई, पूरे डेप्थ में चीजों को समझ लीजिए एक बार अच्छे से। इकोलॉजी में मैंने क्या बताया, सजीव और निर्जीव के बीच में जो संबंध होता है, सजीव मतलब क्या हो गया, बायोटिक, और निर्जीव मतलब क्या हो गया, अबायोटिक। इसके बीच में ही संबंध बन रहा ना, यानी कि अब ऐसे समझिए, जो बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, जीव जंतु वृक्ष मानव, है ना, ग्रीन कलर से, यानी ये सारे जिंदे चीजें हैं, यानी कि जो सांसें ले रही है, जीव जंतु वृक्ष और मानव, इसके बीच यानी बायोटिक कंपोनेंट के बीच अबायोटिक। अबायोटिक मतलब अब आप जो जीव को देख रहे हैं, या जंतु को देख रहे हैं, या वृक्ष को जो देख रहे हैं, या मानव को देख रहे हैं, वो आप इसको कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं मानव का, ठीक है ना, ये मानव है भाई, तो मानव को पानी भी चाहिए, जल चाहिए, बिल्कुल। मानव को भाई खाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये भी चाहिए, यानी कार्बनिक घटक भी चाहिए। रह रहे हैं तो वहां पर भाई मिट्टी, अगर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आलू का उपज कैसे करेंगे, मृदा होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। चट्टान, चट्टानों से जो आपकी जो उसका जो पाउडर फॉर्म में ना, वो भी आपका क्या आता, काफी फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये बायोटिक और यानी बायोटिक और अबायोटिक के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। विदाउट इसके संबंध में क्या हम, यानी कि हम इन द सेंस कि कोई भी मानव या कोई भी जीव जंतु जिंदा रह सकता नहीं, यानी इनके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में क्या, एक संबंध। और इसी के संबंध के अध्ययन को तो मैंने क्या कहा भाई, इकोलॉजी कहा, ठीक है। अब बात समझिएगा, हम जो आपको समझाना चाहते हैं इकोसिस्टम के बारे में। देखिए शब्द आ रहा है इकोसिस्टम, और अभी आपने पढ़ा इकोलॉजी। लॉजी का अध्ययन मतलब क्या होता है, अध्ययन करना यानी स्टडी करना। स्टडी किसका भाई, इको, कहीं ना कहीं स्टडी पर्यावरण का ही आप कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण में क्या हमने बताया था कि जो सजीव और निर्जीव से आप जब घिरे होते हैं, और वही जो सजीव और निर्जीव से आप जो घिरे, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, और वही सजीव और निर्जीव के बीच में जो संबंध बन गया, उसको हम कहते हैं इको, ठीक है। और उसका अध्ययन जिस शाखा, जिस ब्रांच में करते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी। और जो इकोलॉजी जो है ना, अब अलग अलग है, अलग अलग मतलब जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूं, घर में आप, ये आपका उसको क्या बोला जाता है, एक्वेरियम, ठीक है। अब आप यहां पे समझिएगा, इसको मैं उसको एग्जांपल देने से पहले मैं इकोसिस्टम का आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि किसी खास क्षेत्र में, एक इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यह शब्द कह लीजिए, खास क्षेत्र में, ठीक है ना भाई, क्या है भाई, खास क्षेत्र में, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, खास क्षेत्र में, ठीक है, खास क्षेत्र में जो आपका जैविक घटक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है आपके, एंड अजैविक घटक जो है, अजैविक घटक है, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट जो है, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट जो है, वो क्या करती है, एक पर्यावरण का या फिर एक इकोसिस्टम, एक इकोलॉजी, एक इको या एक इन्वायरमेंट का क्रिएट करती है। यानी कि किसी खास क्षेत्र में बायोटिक और अबायोटिक के बीच में एक संबंध बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि जो जैविक घटक है और अजैविक घटक के बीच में जो संबंध होता है, उसके संबंध का जो अध्ययन करते हैं, उसको हमने कहा इकोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये जो संबंध बन रहा है किसी एक खास क्षेत्र में, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा खास क्षेत्र का मतलब क्या, मैं अभी जस्ट आगे समझाऊंगा एग्जांपल देके कई सारे। बस अभी ये समझिए कि जब बात आ जाएगी एक खास क्षेत्र में, तब हम उसको नाम देंगे खास क्षेत्र। मतलब क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे खास क्षेत्र होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन जाएंगे इको की,
तो उसे ही कह दिया है इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब जैसे कि अब आप समझिए अच्छे से, और भी जैसे कि अब आप जब बात कर रहे हैं ना इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम के टाइप्स को ध्यान से अब देखिएगा, इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में सुनिए ध्यान से, ठीक है। इकोसिस्टम के टाइप्स को पहले समझिए, फिर अभी आपको खास क्षेत्र के वाले शब्द को भी मैं समझाऊंगा। देखिए इकोसिस्टम जो होता है ना, एक तो भगवान के द्वारा दिया गया, यानी कि नेचुरल ने, प्रकृतिक ने हमें दिया है नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया सिस्टम जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, और एक मैन मेड है यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जिसमें मानवीकृत हुआ है, या आप इसको बोल सकते हैं क्या भाई, आर्टिफिशियल क्या, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। अब नेचुरल कहने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, इसका एग्जांपल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। नेचुरल को भी हम दो प्रकार से बनाएंगे। भगवान ने जो इकोसिस्टम दिया है वो दो भाग में बांट करके दिया है, एक तो लैंड में दिया जिसको हम कहेंगे स्थलीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, टेरेस्टेरियल नेचुरल इकोसिस्टम, और एक भगवान ने जल में दिया यानी कि जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। अब जैसे कि जमीन वाला बात पहले कर ले, यानी कि स्थल में अगर बात कर लें तो जैसे कि देखिए एक एग्जांपल आपका वन, या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट। इसके अलावे आप देखेंगे तो जितने भी आपके घास स्थल है, ठीक है ना, यानी ग्रास लैंड जो आप देख रहे हैं, इसके अलावे आपका जो मरुस्थल है। एक्वेटिक में भी अगर हम दिखाना चाहें तो आपको कई सारे एक्वेटिक में भी आपको, अब एक्वेटिक में भी देखिए दो टाइप्स का जल है जहां पे नमक उपस्थित होगा, एक में नमक नहीं है, यानी कि एक होगा नमक नहीं है जिस जल में, यानी जिसको हम लोग कहेंगे अलवणीय, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, अलवणीय को फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, और एक जिसमें नमक उपस्थित होगा जिसको हम लोग कहेंगे लवणीय यानी कि सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर। यहां तक चीजें समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताइएगा भाई, क्लियर और नॉट क्लियर है सर? अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मुझे पता। अभी ये कैटेगरी वाइज आपको जो मैं बता रहा हूँ ये समझ, देखिए खास खास क्षेत्रों में, ये आपको मैंने क्या बताया था, जो शब्द, ये जो शब्द मैंने आपको बोला इकोसिस्टम में, ये जो शब्द है किसी खास क्षेत्र में जब जैविक और अजैविक के बीच में संबंध, तो देखिए खास क्षेत्र में तो खास करके स्पेशली एक भगवान ने अलग इकोसिस्टम बनाया है, और एक हम लोग अपने से भी बनाए हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा हम लोगों के द्वारा बनाया गया जैसे इकोसिस्टम है, जैसे कि खेत हो गया जो कृषि बनाते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, बगीचा का निर्माण कर दिए, गार्डन हो गया। इसके बाद अंतरिक्ष में भी हमने, अंतरिक्ष में भी स्पेस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, वहां पे, तो ये सभी हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इस पर भी हम लोग आएंगे। अब देखिए खास क्षेत्र में जैसे कि जंगल की बात कर लेते, ठीक है ना, तो मान के चलिए ये आपका एक वन है, ठीक है, ये हो गया आपका वन। तो पहला मुझे बताइए जंगल का सीनेरियो क्या, यहाँ पे क्या होगा भाई वन में, पहले तो भाई ये क्या होगी भाई, मिट्टी होगी यानी कि सॉइल होगी, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आपको कई सारे बड़े बड़े वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। कई सारे आपको यहाँ पे सर जानवर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जानवर भी देखने को मिलेंगे, पक्षियाँ भी उड़ते हुए देखने को मिलेगी, गैसेस उपस्थित होंगे भाई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस उपस्थित होंगे। इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे स्टोन होंगे, पत्थर होंगे, बड़े बड़े चट्टान भी होंगे। कुल मिलाकर के वृक्ष आप जो देख लिए हैं, जो जानवर आप देख रहे हैं, कोई इंसान को भी जंगल में देख लिए, तो ये सभी क्या होंगे भाई, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव हो गए। और ये सब जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इसके अलावा जो आप गैसेस देख रहे हैं, छोटे छोटे चट्टान, छोटे छोटे जो पत्थर देख रहे हैं, ये सभी क्या हो गया, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके बीच में क्या बन गया, एक संबंध बन गया एक खास क्षेत्र में, यानी ये एक क्षेत्र में, इतने ही छोटे से एरिया में आपका एक खास क्षेत्र में जब बायोटिक और अबायोटिक के बीच में संबंध बन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अब जैसे कि तालाब का ही एग्जांपल ले लीजिए, तालाब ये क्या हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम, भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो अब इसको समझिए कैसे, पानी है भाई, पानी के अंदर पत्थर है, स्टोन है, मछली हो गए, ठीक है, वृक्ष हो जाएंगे, है ना, उसके अलावा गैसेस उपस्थित हो, तो बायोटिक और अबायोटिक यहाँ भी आ गया, सजीव वन्यजीव यहाँ आ गया। तो एक खास क्षेत्र में पानी के अंदर, ये पानी कैसा है भाई, अलवणीय है यानी फ्रेश वाटर। तो समझ में आया, खास क्षेत्र में बना गया जो इकोसिस्टम हो, खास क्षेत्र में जब आपका बायोटिक और अबायोटिक एक संबंध स्टैब्लिश कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। और ये आपका पूरा मैंने कैटेगराइज कर दिया। जैसे अब हम लोग अपने हाथों से कई सारे, आप एक्वेरियम घर में लाते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, ठीक है, पानी आ गया,
लाइट लगा दिए हैं, उसके अलावा मछलियां आपने ले आए हैं, आपने छोटे छोटे वृक्ष लगा दिए, पत्थर डाल दिए। तो भाई मछलियां हैं, वृक्ष है, ये सभी लिविंग हो गए। पानी आ गया, लाइट जो आप दे रहे हैं, स्टोन जो डाले हुए हैं, या आप कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, अजैविक, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो इसके बीच एक संबंध बन गया एक खास क्षेत्र में, और इसको हमने बनाया है, तो मानवीय हो गया ये क्या, इकोसिस्टम। अब आप जैसे कोई कृषि खेती कर रहा, मिट्टी है वहां पे, जो धान लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, कोई भी चीज फसल लगा रहे हैं, वो लिविंग है। जो किसान वहां पे, कुछ जानवर, कुछ कीट होंगे, मिट्टी होंगे, फर्टिलाइजर होंगे, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग हो गया। तो एक संबंध एक खास क्षेत्र में बन गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो अब आपको समझ में आया इकोसिस्टम का मतलब। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, अगर इकोसिस्टम का अगर मूलभूत इकाई की अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट की मैं बात कर लूं, तो इकोसिस्टम क्या है, पहले हमें ये बताइए। कुल मिलाकर के आप इकोसिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम में आप एक शब्द इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं कि किसी खास क्षेत्र में, ठीक है, खास क्षेत्र में क्या भाई, सजीव एंड निर्जीव के बीच क्या बार पड़ रहा है भाई, संबंध। कुल मिलाकर सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को ही आप क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम का सबसे फंडामेंटल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट क्या होता है, क्रियात्मक इकाई क्या होता है, इकोलॉजी होता है। ये लाइन मैंने यहाँ पे जो लिखी है, अब ये लाइन आपको तब समझ में आएगा जब आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये जो लाइन यहाँ लिखी गई है, इकोलॉजी की इकाई को ही इकोसिस्टम कहते हैं ना, इकोलॉजी की इकाई को ही क्या कहते हैं भाई, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर है भाई। अब इकोसिस्टम के बारे यहाँ पे मैंने, अच्छा अब और भी देखिए, जो इकोसिस्टम का जो फैक्चुअल चीज है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, ये देखिए जो इकोसिस्टम जो है, ये किसकी क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट है, तो ये प्रकृति की है। प्रकृति की किस प्रकार से समझिए कि अगर इकोसिस्टम ना हो, ठीक है, तो क्या प्रकृति कोई भी, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई मतलब क्या है, प्रकृति कोई भी जो कार्य कर रही है, नेचुरल कोई भी कार्य कर रही है, तो उसका फंक्शनल यूनिट आपसे पूछा वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, आपका जंगल हो गया, तो ये आपका कार्य कर रहा है, तो यानी प्राकृतिक कार्य कर रही है, तो उसकी क्रियात्मक इकाई क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार क्या होती है, परिवर्तनीय होती है, या फिर बोल सकते हैं विभिन्न हो सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, अभी आपको मैंने दिखाया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने आपको टाइप्स में बताया, जैसे कि जंगल के आकार जो है भाई क्या है, अलग है। घास यानी कि स्थल की, यानी कि ग्रास लैंड की आकार विभिन्न है। मरुस्थल के आकार अलग है। तालाब में जहाँ जाएगा, लवणीय में जैसे कि तालाब आ गया, मतलब अलवणीय में नदी आ गया, झरना आ गया, और उसके बाद आपका लवणीय में क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा, समुद्र आ जाएगा, लवन झील हो जाएगा। लवन झील भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सोलाइन लेक के बारे में। तो ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, सबके अलग अलग आकार होंगे। चलिए अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पहले मेन अब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन क्यों किया, ये भी आपके चीज़ों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे अभी बहुत ऐसे सवाल मिलेंगे, तब उन सवालों के जवाब आप बहुत तरीके से समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन के पीछे रीजन। और अच्छे अच्छे सवाल जब फंक्शनल यूनिट आपसे पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी मूलभूत फंडामेंटल इकाई क्या है, तो आप उसके जवाब दे पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से चारों ऑप्शन में से जो कौन जो है आपका अजैविक घटक नहीं है। आपसे पूछा गया अजैविक घटक नहीं है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या हो गया भाई, निर्जीव चीज नहीं है। तो भाई जल अबायोटिक है बिल्कुल, सनलाइट बिल्कुल है, सॉइल भी, यानी कि ग्रीन प्लांट ये अबायोटिक नहीं है, ये क्या है आपका बायोटिक कंपोनेंट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। बहुत इजी सवाल था, लेकिन इसको समझाने के मैंने इतना समय इसलिए ताकि आगे कई अच्छे अच्छे सवाल आपके बनेंगे। अब चलिए आंसर 2 भी क्लियर हो गया, यानी यहाँ से अब हम लोग इसको पहले क्लियर कर लें ताकि आगे सवालों को हम लोग एक्सप्लेनेशन में अच्छे से चीज़ों को क्रिएट। मैंने पहले कहा कि एक सवाल में जितने 360 डिग्री घूमने पड़े वो हर एक चीज़ को हम लोग कवर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। मेनली आज के जितने भी सवाल होंगे उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट 50% रेडी हो जाएगा। 50% मतलब जो आपने ये 3 क्लास में जो 3.5 घंटे का जो समय लगाया था, इस 3.5 घंटे का
मतलब एक प्रकार से पूरी तरह से जो भी कंसेप्ट आपने समझा उसका रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया वो फिर से आपका दोबारा समझ में आएगा। कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ मैंने शायद बता भी दिया होगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है, अब उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र, मतलब पूरी पृथ्वी में पूछा जा रहा वह क्षेत्र बताइए जहां जीवन मौजूद है, और उससे क्या कहा जाता है उस क्षेत्र को जहां जीवन मौजूद है। जहां आप पृथ्वी के जिस क्षेत्र में आप अभी स्थित है, आप जीवित है भाई, और अगर आप जीवित हैं तो पृथ्वी जो ग्रह में आप जो स्थित है उस पृथ्वी ग्रह के वह क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या हिममंडल। अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से। देखिए पृथ्वी के बारे, ये आपका ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ों को बता देता हूँ। देखिए जो पृथ्वी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पृथ्वी को कुल मिलाकर के हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। अभी पहले समझिए 3 भाग ही पहले, ठीक है, एक चौथा भाग भी होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक आपका होता है स्थल मंडल, ठीक है, एक होगा आपका वायुमंडल, ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी, मैंने पढ़ाया भी है ज्योग्राफी क्लासेस में, वायुमंडल, और एक होता है आपका जलमंडल। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो आप पृथ्वी को जो देख रहे हैं, पृथ्वी में कुछ भाग आपको स्थल मिलेगा यानी लैंड वाला भाग मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी के कुछ भाग में आपको क्या मिलेगा भाई, जल मिलेगा, समुद्र वगैरह है ना भाई। 72/3 यानी कि पृथ्वी का अगर मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर अच्छे से ज़्यादा प्रॉपर वे में, तो पृथ्वी का कुल 2/3 हिस्सा क्या है, उसमें जल ही है। और वायुमंडल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये हो गया आपका वायुमंडल, इतना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अब एक बात, वायुमंडल देखा यहाँ पे क्या है भाई, स्पेस, अंतरिक्ष, जहाँ पे गैसेस उपस्थित है, सारे गैसेस। ठीक भाई, एक बात बतलाइए, ये पूरे पृथ्वी का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो मुझे ये बताइए पृथ्वी के किस क्षेत्र में, लैंड में यानी स्थल मंडल में, जल मंडल में या वायुमंडल में, कहाँ पे जीवन पॉसिबल है? तो आपका जवाब होना चाहिए लैंड में यानी कि स्थल मंडल में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, स्थल मंडल। ठीक, पर ये समझिए इसका आंसर गलत है। क्या आप एक बताइए, आप लैंड में केवल है, लैंड इन द सेंस कि आपको क्या पानी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए? क्या आपको गैसेस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। यानी कि हम लैंड में केवल ओनली लैंड की बात कर ले भाई तो हम जीवित नहीं रह सकते। केवल जल मंडल की अगर हम बात कर ले तो जल में है तो क्या आपको सॉइल नहीं चाहिए, मिनरल्स नहीं चाहिए? चाहिए बिल्कुल। गैसेस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप वायुमंडल में केवल ओनली बात कर ले, वायुमंडल में क्या जीवन पॉसिबल है? क्या आपको जल नहीं चाहिए? लैंड में आप रहिए कहाँ, आकाश में उड़िएगा क्या? नहीं। यानी इट मीन्स आप यहाँ पे मुझे ये समझना है कि ये पृथ्वी में एक ऐसा क्षेत्र मुझे बताइए जहाँ पे जीवन पॉसिबल है भाई, और जीवन बिल्कुल पॉसिबल है। आप और हम अगर जीवित हैं तो भाई जीवन पॉसिबल है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका एक ऐसा क्षेत्र निकालूं जहां पे आपको जल भी जीवन रहने के लिए चाहिए, जीवित रहने के लिए चाहिए, आपको गैसेस चाहिए, वायु भी चाहिए, और साथ के साथ आपको लैंड भी चाहिए रहने के लिए, तीनों चीज चाहिए, तो इसका एक भाग मैं ऐसा ले लूं, ठीक है, ये भाग जो आप देख रहे हैं, इस भाग को अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, इस क्षेत्र को अगर आप देखना चाहें ध्यान पूर्वक, तो इस क्षेत्र को ध्यान से पूर्वक अगर आप देखेंगे तो इतना जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग में आपको क्या मिल गया भाई, वायु मिल गया है, वायुमंडल। ठीक है, अगर मैं इतने भाग की बात कर लूँ तो इतने भाग में क्या मिल गया आपको, जल मिल गया है, जलमंडल। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इतना वाला भाग, तो इसमें आपको लैंड मिल गया, नहीं स्थल। यानी इस भाग में क्या है भाई, जीवन पॉसिबल है, जहाँ तीनों चीज है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब, जैव मंडल, यानी हिंदी इंग्लिश में इसको कहा जाता है बायोस्फीयर। समझ में आ गया? अब इसी पे बेस्ड 2 लगातार क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और ये दोनों आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए सवाल है। पहले इसका सवाल क्लियर हुआ, पृथ्वी ग्रह का हुआ क्षेत्र हुआ, जगह कहाँ जहाँ पे जीवन मौजूद है, और उसको किस नाम से कहते हैं, तो उसको हम लोग बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बोला गया कि वह संकीर्ण क्षेत्र यानी वो नैरो जोन बताइए जहां भूमि भी, भूमि मतलब क्या हो गया भाई, लैंड यानी स्थल मंडल, जल यानी कि वाटर यानी कि जल मंडल। ठीक है, और उसके बाद हो गया वायु, वायु मतलब क्या हो गया आपका, एयर यानी कि वायुमंडल की बात हो रही है। तो वह क्षेत्र जहां पे भूमि, जल और वायु तीनों मिल रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया, जहां पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों का जो वो नैरो जोन है, उसका मैंने अभी डायग्राम बना के बताया, उसका मैंने क्या कहा भाई, जैव मंडल, यानी कि उसको मैंने क्या नाम दिया सर, बायोस्फीयर का नाम दिया है। ठीक है, तो वो नैरो जोन को हम क्या नाम से जानते हैं, जहां पे लैंड, वाटर और स्थल यानी कि एयर
तीनों मिलता हो तो उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? बहुत शानदार सा सवाल है, और इन सारे सवाल को, ये दोनों सवाल आपके एज इट इज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए या प्रीवियस ईयर में से ही आपका क्वेश्चन लिया गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बनेंगे आपके आराम से बन रहे हैं। अब अगला सवाल आते हैं। अब अगले सवाल को थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल में जाकर के समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छे लेवल पे चीजें बनेगी। ठीक है भाई, सवाल पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, बहुत शानदार सवाल है, और इस सवाल से आपके मल्टीपल यानी 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग भाषा चेंज करके। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिलेंगे इस सीरीज में भी 100+ सीरीज में इसी बेस्ड में, इसी कंसेप्ट पर आधारित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। बोला गया है खाद्य श्रृंखला। इट मीन्स अब आपको पहले यह समझ में आना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते ही किसको है। पहले तो ये आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन में बोला गया है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में, यानी कि अब उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, यानी कि पोषी स्तर क्या होता है। यानी कि जो फूड चेन है, फूड चेन का जो तीसरा पोषी स्तर है, उसमें पूछा गया है कि उस तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, प्रोड्यूसर को, टॉप कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर को, या प्राइमरी कंज्यूमर को। तो पहले यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इकोलॉजी के बारे में, ठीक है भाई, इकोलॉजी में मैंने आपको, सॉरी इकोसिस्टम में या फिर इकोलॉजी के 2 घटक मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। ठीक है, एक होता है आपका बायोटिक, ठीक है, और एक होता है आपका अबायोटिक। यहीं से चीजें निकालूंगा मैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका अजैविक घटक, ये हो गया आपका अजैविक घटक, और ये हो गया आपका जैविक घटक। क्लियर है भाई? चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक से। तो अभी अबायोटिक कंपोनेंट को तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन करवा दिया था। अबायोटिक को मैंने 3 भाग में बांटा था। एक था आपका फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट, एक था आपका इनऑर्गेनिक, और एक था आपका कार्बनिक, यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक। ठीक है, भौतिक घटक। अब बायोटिक को मैं अगर क्लासिफाई करना चाहूं तो बायोटिक में क्या होता है भाई, सजीव चीजें, यानी कि जो जीवित हो गए, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था जीव जंतु हो गया, आपके वृक्ष आ गए, ठीक है, मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग जीव के अंदर आ गया। तो इस बायोटिक कंपोनेंट को हम आगे 3 भाग में पढ़ेंगे क्लासिफाई करके। ठीक है, एक होगा आपका प्रोड्यूसर, अभी आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक करने वाला, यानी उत्पादन करने वाला, ठीक है। और एक होगा आपका उपभोग करने वाला, यानी उपभोक्ता जिसको कहेंगे, यानी कि कंज्यूमर जिसको कहेंगे हम लोग। और तीसरा होगा आपका डीकंपोजर। क्या होगा भाई? डीकंपोजर मतलब क्या हो जाएगा भाई? अपघटक, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में अपघटक। क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी मैंने आपको यह बताया सर कि जो आपका जैविक घटक है उसको हम 3 भाग में फर्दर क्लासिफाई करेंगे। एक प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोग करने वाला, डीकंपोजर। अब थोड़ा सा छोटे छोटे चीजों को मैं समझा करके इसको मैं अभी क्लियर करता हूं। उत्पादन करने वाला मतलब क्या भाई? जो भोजन अपना खुद बनाता हो, ठीक है, भोजन खुद से बनाने वाला। तो जितने भी आप वृक्ष की बात कर रहे हैं, यानी जितना भी आप प्लांट को देख रहे हैं, प्लांट सारे के सारे क्या होंगे भाई? प्रोड्यूसर। क्या आप यानी कि इंसान या फिर जानवर या जितने भी इंसेक्ट हैं, क्या वो अपना खाना स्वयं बनाते? नहीं। हम और आप अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। हम कहाँ से वो खाना प्राप्त करते हैं? प्रोड्यूसर से। यानी कि किससे खाना हमें मिलता है? प्लांट से खाना मिलता है। तो हम क्या करने वाले हैं? इसको लपेटने वाले हैं, यानी हम कहाँ आ जाएंगे भाई? कंज्यूमर में आएंगे। यानी कि अगर इंसान की बात हो जाए, यानी मानव की बात हो जाए, या जितने भी जंतु है, जानवर हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है भाई? कंज्यूमर हो गए। यानी कि जो प्रोड्यूसर से बनाया गया जो भोजन है उस पे क्या होता है? डिपेंडेंसी करने वाले व्यक्ति या जानवर को हम क्या करें? कंज्यूमर, यानी कि उपभोग कर रहे हैं भाई। हम किसका उपभोग कर रहे हैं? प्रोड्यूसर का, यानी प्रोड्यूसर खाना बना के हमें दे रहा। और डीकंपोजर क्या है? कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या फिर जानवर मर जाते हैं, ठीक है, या वृक्ष सड़ गल जाते हैं, तो जो रास्ता में आपको जैसे जानवर मरा हुआ है या सड़ गल गया है वृक्ष, या जब इंसानों को जला दिया जाता है तो उसके जो जो हड्डियां वगैरह जो होती है उसको डीकंपोजर यानी कि बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं भाई? उसको डीकंपोज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे एकदम मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद वापस उसको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। और वो सॉइल में वो जाकर के क्या करता है? एक फर्टिलाइजर का काम करता है, और वो फर्टिलाइजर से ही फिर से वो प्लांट क्या करता है भाई? खाना बना लेता है।
मतलब कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आया, बायोटिक कंपोनेंट का तीनों भाग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और रिकम्पोजर। यहां तक चीजें पहले क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। अभी मैं प्रोड्यूसर को, उपभोक्ता को और डिकम्पोजर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ ले चलूंगा। चलिए अब हम लोग आगे इसको और भी डिटेल करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे अभी आपको ये समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है, एक तो पहले फूड चेन को समझना है, ठीक है। फूड चेन को समझने से पहले आपको क्या करना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर को समझ लेना है, फिर ट्रॉपिक लेवल को समझेंगे और फिर इसमें आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे। तो चलिए पहले फूड चेन को समझते हैं, ठीक है। तो फूड चेन को समझने से पहले समझिए, मैंने आपको 3 चीज़ें बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या भाई, प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, जो बायोटिक के कंपोनेंट है। तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक आप किसको बोलते हैं, जो किसी के ऊपर क्या है भाई, निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, निर्भर रहता है। किसके ऊपर, ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर, विदाउट सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के, अगर इसके बिना, इसके एब्सेंस में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाता हो, स्वयं भोजन बनाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। या फिर आप इसी को ऑटोट्रॉप भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाता हो। जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए, इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगई, ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन वगैरह वो मैंने बायोलॉजी के क्लासेस में बता रखा है, तो वो आप बायोलॉजी में देख लेंगे। बाकी आप बेसिक साइंस क्लासेस देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो उसमें आपको बायोलॉजी क्लास तो नहीं मिलेगी भाई। लेकिन यहाँ आपको समझ में आ गया, प्रोड्यूसर मतलब समझ में आ गया कि भाई जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन अलगे जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, उसको प्रोड्यूसर या फिर उसी को हम लोग ऑटोट्रॉप या स्वपोषी कहते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति में भाई, ठीक है ना। शून्य, अगर देखिए सूर्य की प्रकाश अगर 2 दिन 3 दिन नहीं निकलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लांट है क्या है भाई, वो खाना नहीं बनाता है। उस समय तो जब सूर्य की प्रकाश नहीं मिल रही तो नहीं बना पाता, लेकिन ये इतने खाना को बनाता है कि वो रिजर्व करके रखता है कि 2 दिन 3 दिन अगर सूर्य की प्रकाश ना भी निकले, बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में देखते होंगे नहीं निकलती है, तो भी वो प्लांट मरता नहीं है, उसके पास रिजर्व फूड होता है। वो एज ए स्टोरेज वो किस फॉर्म में रखती है वो भी मैंने आपको बताया है। तो उसको फिर क्या करता है, यूटिलाइज कर, जैसे कि आप 10 किलो चीनी लाते हैं तो एक दिन में तो समाप्त नहीं करते, उसको 1 महीने तक लेके चलते हैं ना। उसी प्रकार ग्रीन जितने भी प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, एज ए स्टोरेज फूड को रखती हैं कि जब सूर्य की प्रकाश नहीं आती तो अब उन दिनों उसको यूज किया जाता है। अब 1-1 महीना अगर सूर्य की प्रकाश ना आए, मतलब कि सौर पूरे धरती किसके ऊपर निर्भर है भाई, सनलाइट के ऊपर, यानी कि पूरे यूनिवर्स की अगर पूछ लिया जाए जो इकाई, फंडामेंटल यूनिट या फंक्शनल यूनिट क्या है भाई, वो है आपके सूर्य। क्योंकि अगर सूर्य नहीं मिलेगा भाई तो जितने भी प्रोड्यूसर है वो क्या हो जाएंगे भाई, मर जाएंगे। प्रोड्यूसर मर जाएंगे मतलब जितने ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन अलगे मर जाएगी। और इसी प्रोड्यूसर के ऊपर कौन निर्भर रहता है, सेकंड नंबर वाला जो मैंने आपको बताया, कंज्यूमर, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु जितने भी हैं इसके अंदर ही आते हैं। यानी कंज्यूमर मतलब क्या हो गया, आपका उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता जो उपभोग करेगा, कंज्यूम करेगा, किसको कंज्यूम करेगा, जो प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के खाना को कंज्यूम करने वालों को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। क्या होता है, कंज्यूमर। और इसी को जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। उसको क्या कहते हैं भाई, हेट्रोट्रॉप्स या फिर परपोषी। अब देखिए जो आपका कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को भी हम कई भाग में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एक होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। फिर एक होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। और एक होता है आपका तृतीय उपभोक्ता, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, या फिर क्वार्टरली यानी कि चतुर्थ कंज्यूमर, या उसके बाद 5, 6, 7 जितना भी ले जाए। मतलब ऐसा समझिएगा, अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे से एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैंने एक आपको बनाया है प्लांट यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है भाई, अपना खाना स्वयं बनाता है। तो प्लांट क्या हो गया भाई, प्लांट आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। प्लांट क्या हो गया भाई, उत्पादक हो गया। क्लियर है, पहले हमें ये बताइएगा। बिल्कुल सर, प्लांट क्या हो गया, उत्पादक है। अब इस प्लांट को लपेटा किसने, इस प्लांट को लपेटने वाला जो है वो है आपका इंसेक्ट, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका इंसेक्ट हो गया, ठीक है।
इंसेक्ट बोले तो भाई जितने भी कीड़े हैं, उस कीड़े ने क्या किया, प्लांट को लपेट लिया। चलिए साहब, इसके बाद इस इंसेक्ट को किसने लपेटा है, तो मेढक ने लपेट लिया है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉग ने लपेट लिया है। भाई किसने लपेट लिया है, तो फ्रॉग ने लपेट लिया। किसने लपेट लिया है, तो फ्रॉग ने लपेट लिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, ठीक है। इसके बाद अब आगे फर्दर हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस फ्रॉग को भी किसने लपेटा है, तो इस फ्रॉग को जो लपेटने वाले हैं वो है सांप, यानी कि स्नेक। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब इस स्नेक को किसने लपेट लिया, मोर। अब बस यहां तक मैं रोक दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक मैंने रोक दिया है मोर को। मोर को कोई आसानी से उसका शिकारी उसको शिकार नहीं कर पाएगा। यानी अब पहले हमें ये बताइए प्लांट के बारे में। प्लांट में आपको क्या समझ में आया सर? अपना खाना स्वयं बनाने वाला, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट होता है, सूर्य के प्रकाश से स्वपोषी है, ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी कि उत्पादक हम इसको कह रहे हैं। अब इसके द्वारा जो बनाया गया जो भोजन है, इसके द्वारा जो बनाया गया जो भोजन है, इस भोजन को लपेटेगा कौन? कंज्यूमर। कंज्यूम, इस भोजन को कंज्यूम कौन करेगा? उपभोक्ता। तो प्लांट को कंज्यूम कौन कर रहा है? सबसे पहले इंसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर प्लांट का भोजन आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइए। बिल्कुल आया सर। फिर इस इंसेक्ट को किसने लपेट लिया? मेढक ने। तो मेढक ने लपेटा तो इनडायरेक्टली प्लांट का भोजन इसके अंदर था, तो इससे इसके अंदर चला गया, बिल्कुल। इसके बाद इस फ्रॉग को किसने लपेट लिया? स्नेक ने लपेटा। तो स्नेक ने इस फ्रॉग को लपेटा तो इनडायरेक्टली इंसेक्ट के अंदर जो प्लांट का भोजन था उसको इसने लपेट लिया, और इनडायरेक्टली मोर ने भी एज इट इज प्लांट के भोजन को लपेट लिया। स्नेक से कैसे आया? फ्रॉग से कैसे आया? तो इंसेक्ट में आया। समझ में आया? तो यहां से कुल मिलाकर आपको यह समझ में आ गया कि यहां से जो आप डायग्राम दिखा रहे हैं इंसेक्ट से, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये क्या है भाई? कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है, इसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हम लोग कहेंगे भाई प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सी फॉर कंज्यूमर, पहला उपभोक्ता है ये, ठीक है। ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है आपका दूसरा उपभोक्ता। ये है आपका टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि यह है आपका तृतीय उपभोक्ता, और यह है आपका चतुर्थ उपभोक्ता या फिर क्वार्टरली उपभोक्ता, ठीक है ना। अब यहां तक चीजें समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब यहां पे अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं ट्रॉपिक लेवल के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल यानी हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं पोषी स्तर, ठीक है। तो ट्रॉपिक यानी कि पोषी स्तर मतलब क्या है? पोषण, ठीक है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है भाई, जो आप खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स मिलता है। स्तर मतलब लेवल, यानी लेवल। तो देखिए जो प्रोड्यूसर ने जो भोजन बनाया, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, प्रोड्यूसर ने जो भोजन बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रोड्यूसर ने जो भोजन बनाया है, उत्पादक ने जो भोजन बनाया, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया भाई? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये क्या हो गया भाई? इस प्रोड्यूसर के खाना को इंसेक्ट ने अगर खाया है तो इसके अंदर क्या आया भाई? पोषण आया है, तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद इस इंसेक्ट को मेढक ने खाया तो इसके अंदर भी पोषण न्यूट्रिशन आया है, तो ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और ये उसी प्रकार से हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका 5 ट्रॉपिक लेवल। पहले ये समझ में आया ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या है? पोषण का स्तर। पोषण मतलब जो आपने खाया, न्यूट्रिएंट्स जो आपने लिया, तो इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। इसे लपेटा मेढक ने, तो मेढक के अंदर भी पोषण आया, न्यूट्रिएंट्स आया, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। उसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ आते जाएगा, जितना आगे आप चैन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये ट्रॉपिक लेवल भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज को डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये था प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला पहला जो था वो कहाँ पे स्थित है? दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। जो दूसरा जो कंज्यूम करने वाला जो मेढक है यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो किस स्तर पे है? पोषण के तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोड्यूसर था वो कंज्यूमर है नहीं, वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा ट्रॉपिक लेवल, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं, ठीक है, ये आपका जो है ना, अच्छा इससे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? एक फूड चैन है। मैं अभी आपको बताऊंगा फूड चैन कैसे है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फूड चैन जो है, मैं आपसे अगर पूछूं तो ये फूड चैन कितने लेवल का है? तो कितने लेवल का भाई? 5 लेवल पे है, ठीक है ना।
मैं अगर लिखूं कि फूड चेन 4 लेवल का है, तो 4 लेवल का देखिए मैं आपको बनाता हूं। जैसे कि ये हो गया आपका प्लांट, प्लांट को लपेटा किसने, इंसेक्ट ने लपेट लिया, और इस बार इंसेक्ट को किसी मुर्गी ने लपेट लिया, और मुर्गी को आपने लपेट लिया, बस ठीक है। आपका तो कोई शिकार नहीं करेगा, यहीं रुक गए हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो गया आपका उत्पादक, इसको लपेटने वाले ये सभी हो गए, यानी यहां से यहां क्या हो गया आपका कंज्यूमर हो गया, यानी ये सभी क्या हो गया आपके उपभोक्ता हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ट्रॉपिक लेवल मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो गया भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो मैंने जो बोला जो फूड चैन 5 लेवल का और फूड चैन 4 लेवल का, तो ये क्या है 4 लेवल का फूड चैन है। फूड चैन मैं भी आपको समझाऊंगा। और 5 लेवल का ये समझ में आ गया, ठीक है सर। अब समझिएगा होगा क्या यहां से, ये जो आप उपभोक्ता है, यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये जो आपके क्या था भाई, उपभोक्ता थे, ठीक है। अब इस इंसान की क्या होगा भाई, मृत्यु हो गई। अब इस इंसान की मृत्यु के बाद, ठीक है, जला दिया जाएगा। इसको जला देने के बाद इसको राख में बदलेंगे, कुछ हड्डियां बच जाएगी। तो उस हड्डियां को जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक जो है, डिकम्पोजर में कौन कौन आता है, अब इसको भी सुन लीजिए पहले ध्यान पूर्वक से। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी बैक्टीरिया हैं और आपका कवक, ठीक है, यानी कि जीवाणु और आपका जो कवक है, ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी हड्डियां है उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको फर्दर किस में मिला देगा भाई, सॉइल में मिला देगा। और उस सॉइल से ये फिर कहाँ चला जाएगा, प्लांट में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से जो आप यहाँ से एरो आप जो देना स्टार्ट किए, फिर ये एरो, तो ये इस प्रकार से देखिए एक चैन नहीं बन गया, ये वापस से फिर से आपके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ थी उसको फिर से क्या कर दिया, डिकम्पोज करके सॉइल ने फिर से लिया, सॉइल ने फिर से खाना बनाया, फिर वो इंसेक्ट, ये एक क्या बन गया, एक चैन बन गया। इसको आपने कहा फूड चैन। और ये जो फूड चैन बना ये कितने ट्रॉपिक लेवल पे बना, तो ये 4th ट्रॉपिक लेवल का था। तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ डिकम्पोजर, यानी कि ये हो गया आपका अपघटक। यहाँ से मैं आपको एक इस प्रकार से डायग्राम है, तो ये बन गया एक चैन। तो फूड चैन क्लियर हुआ, मतलब फूड का खाने का ना चैन है भाई। ये खाना प्लांट से कहाँ गया, इंसेक्ट में, ठीक है ना। प्लांट से कहाँ जा रहा है खाना, देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्लांट से इंसेक्ट में आया, इंसेक्ट से मुर्गी में आया, मुर्गी को लपेट लिया इंसान, फूड आते चला गया, ठीक है। अब इंसान की जब मृत्यु हुई तो इसका डिकम्पोजर यानी कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है और जो आपके कवक है, उसको क्या कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया। अभी मैं डिकम्पोजर के बारे में और भी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद वो फिर सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में, तो ये एक क्या बन गया, एक साइकिल बन गया, एक चैन हो गया, ये हो गया फूड चैन। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा ध्यानपूर्वक। जो सवाल है आपका क्वेश्चन में, मैं अगर आपसे सवाल को पूछूं कि ये जो आप फूड चैन देख रहे थे भाई, देखिए मोर मरेगा तो मोर का भी फिर क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा डिकम्पोजर के द्वारा, ठीक है। और फिर से ये प्लांट में, सॉइल में मिलकर प्लांट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया थ्योरेटिकल क्लासेस में। अब समझिएगा, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई जो सेकेंडरी कंज्यूमर है निम्न इस फूड चैन में, ये जो आप फूड चैन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप फूड चैन जो देख रहे हैं, इस फूड चेन में आपको यही डायग्राम बना कर दे देगा, प्लांट, इंसेक्ट, मेढक, स्नेक और मोर। इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है और सेकेंडरी टॉपिक लेवल पे कौन है। तो यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर पूछ रहा है या सेकेंड दूसरा पोषण स्थल पे स्थित जो जीव है उसका नाम आपसे पूछ रहा है, ये आपको समझना होगा। तो भाई मैंने आपसे पूछा कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि उपभोग करने में जो दूसरे नंबर में है, तो भाई उपभोक्ता ये प्रथम नंबर पे आएगा, इसको जो उपभोग करेगा वो सेकेंडरी नंबर पे आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और अगर मैं पूछूं सेकेंडरी या फिर दूसरा जो पोषण, सेकेंड जो ट्रॉपिक लेवल है, तो पोषण का, न्यूट्रिशन का जो लेवल, तो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर से ही, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। समझ में आया। तो अब एक मुझे यहाँ पे अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक आपको शब्द आपको मैं यहां बता रहा हूं, एक होता है आपका टॉप कंज्यूमर, ठीक है। टॉप कंज्यूमर बहुत ध्यान से समझिएगा, टॉप कंज्यूमर का मतलब क्या होता है इसको भी ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए टॉप कंज्यूमर मतलब क्या है ना, जिसका फर्दर शिकार कोई नहीं कर सकता, ठीक है, आसानी से। जैसे कि मोर हो गया, मोर का फर्दर फिर कोई शिकार नहीं कर सकता, या फिर इंसान हो गया। तो ये जो आप जो क्वार्टरली जो कंज्यूमर लिखे ना, इसको आप टॉप यानी कि लास्ट में जो कंज्यूमर आएगा जिसको फर्दर शिकार नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर। ह्यूमन क्या है आपका,
टर्सरी कंज्यूमर है, इसी को आप क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर। यानी कि ये जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि जो फूड चेन जो है आपका, ये 4 फूड लेवल पे जो फूड चेन है, जो अंतिम में जो कंज्यूमर आएगा, उसी अंतिम कंज्यूमर वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, क्वार्टरली वाला भी हो सकता है या टर्सरी वाला भी हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आया? मतलब मेन आपको यहाँ पे ये समझना है कि टॉप कंज्यूमर मतलब क्या होता है। टॉप कंज्यूमर हम उसको कह रहे हैं कि जिसका आसानी से शिकार हो सकता है। मैंने एक शब्द लिखा कि जिसका आसानी से शिकार नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो अगर मैं इस फूड चेन में आपसे अगर पूछूं, यहाँ पे मैं अगर आपसे सवाल को पूछूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, सवाल बहुत अच्छे अच्छे, मैंने कहा ना, यहीं से इस कंसेप्ट से अनगिनत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, इन दिस गिवन फूड चैन, इस खाद्य श्रृंखला में टॉप कंज्यूमर में कौन है भाई? तो टॉप कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर का जो अंतिम होगा, तो कंज्यूमर का अंतिम यहाँ पे कौन है भाई? तो मोर है ना? कौन है? तो भाई मोर है। तो टॉप कंज्यूमर पूछेगा तो भी मोर आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ लिया है क्वार्टरली कंज्यूमर, तो चौथे नंबर पे जो कंज्यूम चतुर्थ उपभोक्ता कौन है? तो मोर। या आपसे पूछ लिया जाएगा फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्थित कौन है, तो भी आपका आंसर मोर होगा। मतलब एक आंसर 3 क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक आंसर है आपका, वो आंसर है मोर। और मैंने एक फूड चेन बनाकर दे दिया जिसमें मैंने पूछा कि टॉप कंज्यूमर में कौन है, तो मोर। अगर आपसे पूछा चतुर्थ कंज्यूमर कौन है, क्वार्टरली कंज्यूमर कौन है, तो मोर। और मैं आपसे पूछूं फोर्थ फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन स्थित है, तो मोर। समझ में आया? उसी प्रकार इस फूड चेन में मैं आपसे पूछूं कि भाई टॉप कंज्यूमर में कौन है, तो आप क्या कहेंगे भाई? जो अंतिम कंज्यूमर जो होगा, जिसका आसानी से शिकार नहीं किया जा सकता है, ह्यूमन। या आपके क्वेश्चन में अगर मैं यहीं तक आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि ये हो गया आपका प्लांट, एग्जामिनर रही तो आपको 3 ही दे देगा। जैसे प्लांट को लपेटा किसने? इंसेक्ट ने। और इंसेक्ट को लपेट लिया हेन ने, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए, क्लियर करिए, ये क्या है आपका? प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। ये आपका अब यहाँ से क्या है? आपके सारे कंज्यूमर है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। और अंतिम बस यही है, इसके आगे तो फूड चेन में कोई नहीं है, यानी यही क्या हो जाएगा आपका? टॉप कंज्यूमर भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रॉपिक लेवल लिखना चाहूँ तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, पहला पोषण स्तर। ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दूसरा पोषण स्तर। ये हो गया टर्सरी यानी कि तृतीय पोषण स्तर, यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल। समझ आया? तो अगर मैं पूछूं टॉप कंज्यूमर में कौन, तो हैन। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन, तो हैन। और अगर मैं पूछूं तीसरा नंबर में जो पोषण स्तर में वो कौन है, तो हैन है। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ पे सवाल? अब फूड चेन भी समझ में आ गया है। डीकंपोजर भी मैंने अब थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ डीकंपोजर के बारे, जहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, कंपोजर के बारे सुनिए। देखिए, डीकंपोजर के बारे भी थोड़ा सा मैं, थोड़ा नहीं पूरा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे कई सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाते ही चल जाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको लग रहा होगा 4-5 क्वेश्चन ही भाई, 4-5 महीने मैंने क्या कहा, 50% इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट ही करवा दूंगा, मतलब 9-10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका अपघटक। भाई देखिए, डीकंपोजर यानी अपघटक करने का मतलब क्या होता है, कौन होता है? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहले तो बैक्टीरिया जितने हैं और जितने आपके कवक हो गए, ठीक है, यानी जीवाणु जिसको बोल रहे हैं। ये बैक्टीरिया क्या होता है? बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं डीकंपोजर। और ये क्या करते हैं? जितने भी डेड जो पार्टिकल्स है, जैसे इंसान मर जाता है, जला देने के बाद जो हड्डियां बच गई है, यानी जितने भी जटिल सब्सटेंस, जटिल पदार्थ होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि बड़ा सा हड्डी है और ये बैक्टीरिया कवक क्या, इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेंगे भाई? ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स से क्या कन्वर्ट कर दिया? सिंपलर में। ये सब क्वेश्चन है कि डीकंपोजर का फंक्शन कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में या सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में, जटिल को साधारण पदार्थ में करता है ब्रेक डाउन, या फिर साधारण से इसको कॉम्प्लेक्स में बदलता है। तो जटिलता से ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये किस में मिल गया भाई? सॉइल में मिल गया, ठीक है। सॉइल में मिल जाने से क्या हो जाता है? ये सॉइल में क्या काम करता है? एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, मिट्टी की फर्टिलाइजर बनाने का काम करता है, और उससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है प्लांट मिट्टी की, और उसको फर्दर क्या कर लेता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है एज ए न्यूट्रिएंट्स और अपना खाना बनाता है, ठीक है। अब सुनिए, डीकंपोजर को हम क्या कहते हैं? क्लींसिंग एजेंट भी। ये सब नोट्स में लिखा हुआ, क्लींसिंग एजेंट भी, ठीक है। क्लींसिंग एजेंट मतलब कौन है? मतलब साफ सफाई। जैसे कि आपका डेड बॉडी जो हड्डियां वगैरह जमीन में था, कोई जानवर मर गया है, सड़ गड़ गया जो वृक्ष, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो साफ सफाई का काम क्या? बताइए। बिल्कुल। इसको रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए कैसे न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल हुआ। जब इंसान मर गया भाई, ठीक है ना, जब इंसान मर गया तो इसके अंदर क्या था? न्यूट्रिशन था।
अब उसको जटिल जो पदार्थ था उसको ब्रेक डाउन कर दिया, और उसके ब्रेक डाउन करने से सॉइल में फिर वो मिल गया है, तो वो न्यूट्रिएंट फिर सॉइल में आ गया, और उसी न्यूट्रिएंट्स को कौन ले लिया? प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या हो गया? रिसाइकिल हो गया। बताइए, बिल्कुल हो गया। तो हम इसको क्या कहते हैं? एक तो क्लिनसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। दूसरा, डीकंपोजर का फंक्शन आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीकंपोजर का अगर फंक्शन पूछेगा तो डीकंपोजर क्या करता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है मेरे भाई? ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इन, कैसे? अब इसको समझिए। देखिए, ये डेड बॉडी के अंदर क्या था भाई? कार्बन उपस्थित था, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो इसमें अब क्या है? कार्बन उपस्थित नहीं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ये बहुत शानदार सवाल है। डीकंपोजर का डीकंपोजर यानी अपघटक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंक्शन क्या है, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस को किसमें? इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? डीकंपोजर। बाकी अभी मैं दिखाता हूं। देखिए, ये इतना मैंने चीजें जो बोली ना भाई, बहुत बखूबी से आपको कंटेंट मैंने दिया। देख सकते कंटेंट, देखिए डीकंपोजर के बारे में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख डाली है। ये आपको मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है, देख सकते हैं इंग्लिश में भी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आप देखिए डीकंपोजर कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, एक तो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक को किसमें? सम इनऑर्गेनिक, एक तो सिंपल में और इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ये रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है। चलिए, ये हो गया आपको। इसको हम क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया है। चलिए भाई, ये हो गया आपका, ये मैंने यहाँ पे नोट्स में दिखा दिया है। अब आइए सवाल बनाते हैं। सवाल आपका बड़े ही शानदार वे में अब आपका बनेगा, ठीक है ना। अब इस सवाल को बनाने में मजा आएगा भाई। देखिए, चीजें 5 क्वेश्चन हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके अंदर में यही दुविधाएं चल रही है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे जो भाई सीरियस हैं, जो तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मेरिट में अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, अब आपको समझ में आ गया है क्या है भाई? फूड चेन आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। ये आपका साइकिल बन जा गया, ठीक है सर। तीसरा पोषण स्तर है भाई। चलिए, तीसरे पोषण स्तर की बात हो रही है, तो अब पूछा गया किसको शामिल किया जाएगा तीसरे पोषण। देखिए, यहाँ पूछा गया तीसरा पोषण स्तर, ना यहाँ की यहाँ नहीं ये बोला गया कि तीसरा उपभोक्ता, नहीं पूछा गया। ये सब इंपॉर्टेंट है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात की गई। तो पहले चलिए, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन प्रोड्यूसर है। यहाँ पे कोई फूड चेन बना कर नहीं दिया गया, जैसे मैंने आपको लिख दिया था प्लांट को इंसेक्ट ने लपेटा है, तो ये आपको नहीं दिया है। तो आपको यहाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बातें की गई है, तो पहले इसको आप लिखिए। ये मैंने आपको समझाया। सबसे पहले क्या आएगा भाई? प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर के बाद आपका क्या आएगा भाई? प्राइमरी कंज्यूमर आता है ना। उसके बाद कौन आएगा भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा भाई? टर्सरी कंज्यूमर आएगा, ठीक है। और अगर इतना ही फूड चेन में रहा तो ये आप टर्सरी को क्या कह सकते हैं? टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, ठीक है। अब यहाँ बोला गया तीसरे पोषी स्थल में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया? अच्छा, अब इसको पोषण स्थल पे मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है भाई? चलिए, अब यहां पर ये समझिए तीसरे पोषण स्तर पे यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। कहाँ भाई? द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है? अब आइए दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत शानदार कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में पूछा गया कि तीसरे उपभोक्ता में, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा गया तीसरे उपभोक्ता में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। इसका फूड चेन मुझे पहले देना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने नहीं दिया, मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका ग्रास, ठीक है भाई। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। ये हो गया ग्रास, ठीक है। ग्रास को किसने लपेट लिया भाई? इंसेक्ट ने लपेट लिया। चलिए, ये हो गया आपका इंसेक्ट, कीड़े ने लपेट लिया है। कीड़े को पक्षी ने लपेट लिया है, बर्ड हो गया ये आपका, ठीक है। बर्ड को आपको किसने लपेट लिया? स्नेक ने लपेट लिया। और स्नेक को किसने लपेट लिया भाई? आपका उल्लू ने लपेट लिया। किसने लपेट लिया भाई? ओल ने लपेट लिया, यानी कि OWL, उल्लू ने लपेट लिया। यानी कि ग्रास को किसने लपेटा? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने लपेटा? बर्ड ने। और बर्ड को किसने लपेटा? स्नेक ने। और स्नेक को किसने लपेटा? उल्लू ने। ये गिवन है आपका फूड चैन, ठीक है। ये क्या गिवन है भाई? आपका फूड चैन, ये आपका गिवन है। ये क्या गिवन है सर? ये आपका फूड चैन गिवन है, ठीक। जो ग्रास है ये क्या हो गया सर? आपका प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया। बाकी ये सभी क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, कंज्यूम करने वाले आदमी हो गया। क्लियर है भाई? चलिए, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर,
ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो गया क्वार्टरली कंज्यूमर, या फिर आप इसी को क्या कर सकते हैं, टॉप कंज्यूमर भी। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल क्लियर सर। सवाल क्या बोला गया है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, यानी ये जो आपको फूड चेन दिया गया है, ये जो आप फूड चेन देख रहे हैं, इस फूड चेन में ध्यान से समझिएगा भाई, इस फूड चेन में मैं येलो से दिखा दूं, ये जो आपका फूड चेन है, इधर आपको हटा दिया जाए सारी चीजें, ठीक है भाई, 1 मिनट 1 सेकंड का समय लेंगे। चलिए भाई, अब देखिए चीजों को करिए तो अच्छे से करिए भाई, अदरवाइज फिर मेरी तो भाई यही आदत होती है कि चीजें फिर आपका सवाल वहां से छूटना नहीं चाहिए, चाहे जितने भी टिपिकल सवाल क्यों ना बने। चलिए क्वेश्चन फिर से, कि जो फूड चेन है, ये जो आपका फूड चेन गिवन है, ठीक है, ये जो आपका फूड चेन दिया हुआ है ना भाई, अब उल्लू मरेगा तो भाई डिकम्पोजर आएगा, डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करके फिर सॉइल में मिला देगा, सॉइल से फिर ये प्रोड्यूसर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग कर देगा, वो डिकम्पोजर। चलिए ठीक है, तो फूड चेन में बोला गया क्या भाई कि तीसरा उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता। अब इससे पहले मैं एक चीज और ट्रॉपिक लेवल को लिखना चाहूं तो ये क्या हो गया आपका भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ये आपको क्लियर है ना भाई, ये पोषण स्तर है, फोर्थ पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, ये आपका पहला पोषण स्तर। और ये क्या है आपका, ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपका कहाँ स्थित है, सेकेंडरी पोषण स्तर में। ये भी आपका पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, ये सब भी। इसके बाद दूसरा कंज्यूमर कहाँ है, तो तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तीसरा कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ये फूड चेन गिवन दे करके आपसे पूछा जाएगा कि जो दूसरा जो कंज्यूमर है वो किस पोषण स्तर पे स्थित है, तो तीसरे पोषण स्तर पे है। इस गिवन जो फूड चेन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो टॉप कंज्यूमर है वो किस पोषण स्तर में, तो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस फूड चेन में तीसरे उपभोक्ता में किसे शामिल है, तीसरे उपभोक्ता ये है भाई, तीसरे उपभोक्ता किसको शामिल किया गया भाई, स्नेक को, ठीक है, किसको शामिल किया गया भाई, स्नेक को शामिल किया गया, ठीक है, किसको शामिल किया गया भाई, स्नेक को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए भाई, इस क्वेश्चन की अगर बात हो जाए तो ऑप्शन आपको ठीक कर लेना है, 1 मिनट हम इसको ऑप्शन को भी ठीक कर लेंगे जल्दी ही फटाफट। यहाँ पे मैं ये अगर फूड चेन लिया हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ग्रास आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं GRASS, ग्रास हो गया आपका, इसको हटा लिया जाए भाई। ग्रास के बाद हम लोग ले लेते हैं इंसेक्ट, कौन है आपका तीसरा उपभोक्ता, तो इंसेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इंसेक्ट हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग ले ले रहे हैं आपका स्नेक, और इसके बाद ले लेंगे बर्ड, बर्ड ले ले रहे हैं हम लोग। चलिए BIRD बर्ड हो गया, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट भाई, बर्ड, 1 मिनट भाई। चलिए भाई बर्ड यहाँ पे इसको भी हटा लिया जाए पहले, BIRD बर्ड हो गया, और ये BIRD बर्ड हो गया आपका, ठीक है। और ये हम लोग ले ले रहे हैं स्नेक को, ठीक है, ऑप्शन डी में हम लोग ले ले रहे हैं स्नेक, SNAKE स्नेक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहे हैं, ये फूड चैन को अपने, ठीक है, इस पूरे फूड चैन को हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं, ठीक है, इस फूड चैन को यहाँ पे मैंने ले आया है। चलिए साहब, ठीक है, अब इसको यहाँ से ये हटा लीजिए पहले। तो मैं अगर यहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी क्लैरिटी और भी दिखाऊं, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा ऑप्शन गलत सेट हो गया, इस कारण ये दिक्कतें आ गई है। चलिए ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई, जो फूड चैन है, ठीक है, तो ये आपका फूड चैन जो है, ये जो फूड चैन जो है ये यहाँ पे आपका गिवन है। पूछा गया तीसरा उपभोक्ता, तो तीसरा उपभोक्ता कौन है भाई, ये है आपका तीसरा उपभोक्ता। तीसरा उपभोक्ता में कौन है, स्नेक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, ये मेन आपका थीम था। तो अब इसको हम हटा दे रहे हैं, और ये फूड चैन मैं यहाँ बना के रख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कोई दिक्कतें ना आई, ठीक है भाई, या जो भी अब वीडियो देखेंगे अब यहाँ से चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये है आपका गिवन फूड चैन, ठीक है, तो इसको हम लोग स्लाइड कर लेते हैं इधर, ये है आपका फूड चैन, ठीक है। तो चलिए ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये है आपका फूड चैन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। चलिए ये सवाल को भी ध्यान से समझिए, क्या बोला गया, देखिए ये आपका फूड चैन गिवन है, और पूछा क्या गया है कि आपका द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, भाई क्या दिया गया, प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है। प्लांट को किसने लपेट लिया, रैबिट ने लपेट लिया है, और रैबिट को किसने लपेट लिया, स्नेक ने लपेट लिया, स्नेक को ईगल ने लपेट लिया। तो भाई ये क्या हो गया है, सिंपल सी बात है, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये सभी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है,
ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है और ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर ध्यान रखना है भाई, क्या है यहाँ पे समझिए, यहाँ बोला गया द्वितीय उत्पादक। यानी अब समझिए यहाँ पे आपका एक शब्द अभी तक मैंने नहीं बताया, कि मैंने केवल प्रोड्यूसर बताया आपको, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द्वितीय उत्पादक, यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो अब एक बात बतलाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिया हूँ, ये हो गया आपका प्लांट, इसको लपेट लिया किसने, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को लपेट लिया हैन ने। ये क्या है आपका प्रोड्यूसर है भाई, ठीक है। और इसको इसने क्या किया, इसको कंज्यूम किया, इसलिए हम इसको क्या बोले, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हमने कह दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन ये जो इंसेक्ट है, इस हेन के लिए क्या है भाई, भोजन है, भोजन का काम कर रहा है ना हेन के लिए इंसेक्ट। तो ये एक प्रकार से हेन के लिए क्या है भाई, उत्पादक है। तो उत्पादक और ये उत्पादक, अब कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो इसको हम लिख दिए हैं प्राइमरी उत्पादक और ये हो गया आपका सेकेंडरी उत्पादक। समझ में आया। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे जो आपका फूड चेन दिया हुआ है, इस फूड चेन की बात कर ले, ग्रास, तो ये क्या है आपका प्रोड्यूसर है। ये इंसेक्ट, ये बर्ड और ये जो स्नेक और ये जो उल्लू है, ये सारे क्या है, कंज्यूमर है। लेकिन एक चीज हमें ये बताइए, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है। तो बर्ड का भोजन क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार का प्रोड्यूसर है बर्ड के लिए, ठीक है। तो ये कैसा प्रोड्यूसर है, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक अब फूड चेन बना रहा हूं और उस फूड चेन में सारा का सारा डाटा एक जगह लिख रहा हूं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल, कंज्यूमर और आपका प्रोड्यूसर भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस फूड चेन को, ध्यान से इस फूड चेन को आपको समझना। देखिए प्लांट हो गया ये आपका, प्लांट को लपेट लिया इंसेक्ट ने, ठीक है। इंसेक्ट को लपेट लिया हैन ने और हैन को लपेट लिया ह्यूमन ने, ठीक है। देखिए साहब, ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया, यानी उत्पादक हो गया, ठीक है। और ये सभी क्या है आपके कंज्यूमर है। ये डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हो गया आपका उपभोक्ता हो गया, क्लियर है, बिल्कुल। अब समझिएगा, इसको आप क्या लिखिएगा भाई, उपभोक्ता में ये हो गया आपका प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, क्लियर है भाई। अब चलिए ट्रॉपिक लेवल लिखना चाहे तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और इसी टर्सरी जो कंज्यूमर को या तृतीय उपभोक्ता को आप क्या कह सकते हैं, टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं उत्पादक के हिसाब से लिखूं तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उत्पादक। ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्यों, ये इंसेक्ट जो है ये हेन के लिए भोजन है भाई, तो ये इसके लिए प्रोड्यूसर का काम कर रहा है मुर्गी के लिए, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद ये आपका जो हैन है, ये आपका टर्सरी प्रोडक्ट है इंसान के लिए, इंसान का ये भोजन का काम कर रहा है, तो ये किस तरह का ये प्रोड्यूसर है, तो ये कितने नंबर पे टर्सरी प्रोडक्ट हो गया, सॉरी उत्पादक हो गया, ये क्वार्टरली प्रोडक्ट हो गया, यानी कि उत्पादक हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है द्वितीय उत्पादक कौन है भाई, द्वितीय उत्पादक। तो ये प्लांट तो प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। रैबिट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। तो रैबिट क्या हो गया आपका, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। तृतीय पूछता तो आपका स्नेक हो जाता, ठीक है, स्नेक हो जाता। यानी अब यहाँ पे एक चीज को कॉमन चीज देखिए, क्या भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो उसी प्रकार प्रोड्यूसर भी आपका फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड प्रोड्यूसर, थर्ड प्रोड्यूसर, फोर्थ प्रोड्यूसर रहेगा। लेकिन कंज्यूमर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर यहां से स्टार्ट होगा। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे वो है फर्स्ट कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकंड कंज्यूमर है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे थर्ड यानी कि टर्सरी कंज्यूमर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 8 का आप जवाब दे भी दियोगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन भी नहीं किया और क्लासेस भी काफी लंबी हो रखी है, ठीक है। तो कैसा सेशन लगा जरूर लाइक करके बताइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।